हेलो दोस्तों, मैं रामकृष्ण सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यूपी एलटी ग्रेड जीआईसी डी ट्रिपल एसबी का भी अब जो है आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार हो जाइए। आपके यही सारे क्वेश्चन, अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो यही सारे क्वेश्चन आएंगे, कहीं अलग से नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन यूपी पीसीएस इसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी सभी एग्ज़ाम में जो आया हुआ है, साथ साथ डी ट्रिपल एसबी एनवीएस केवीएस सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल लास्ट के क्वेश्चन हम लोगों ने लाइसोजाइम आर फाउंड इन देख लिया था कि लाइसोजाइम लार और आंसू में पाए जाते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। आई होप सो आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो देखे हैं। कमेंट बॉक्स में आपका अच्छा रिस्पांस है और आप लोग वीडियो को सपोर्ट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जूलॉजी के सारे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से पीडीएफ लेके पढ़ते रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। डक्ट्स को कोलेडोकस इज मैमल्स कैरियर। इन मैमल्स कैरियर स्तनपायी में डक्ट्स कोलेडोकस वहन करता है। पहला है बाइल, सलाइवा, मिल्क या फिर स्वेट्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाइल। डक्ट्स कोलेडोकस जो है ये बाइल का वहन करता है, बाइल को कैरियर करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में भी देखा, विटामिन सी जिसे स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है उसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, इसकी कमी से रतौंधी तथा जीरोप्थैलेमिया होता है। विटामिन बी को थायमिन के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं और इसकी कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टडी प्रीटेंटिंग टू एनस एंड रेक्टम इज नोन एज। गुदा और मलाशय से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो गुदा और मलाशय से जो संबंधित होता है उसे प्रोक्टोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि विज्ञान की वह शाखा जो रेक्टम और एनस से संबंधित होता है प्रोक्टोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछे मिमिक्रोलॉजी जो ऑप्शन ए में दिया गया, तो चींटियों के अध्ययन को मिमिक्रोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दांतों के डेंटाइन का विकास होता है एक्टोडर्म और मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दांतों का जो डेंटाइन होता है, डेंटाइन ये इसका जो वर्जिन होता है वो होता है मीजोडर्म से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मीजोडर्म। डेंटाइन एक गुहा को घेरता है जिसे लुगदी गुहा कहा जाता है। डेंटाइन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेंटाइन को जो स्रावित करती है वो कोशिका कौन सी होती है? तो ओडोंटोब्लास्ट नामक सेल जो है वो डेंटाइन को स्रावित करती है और यहीं से जो है दांतों के अध्ययन को या दांतों के इलाज जो होता है वो ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ टीथ ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस जो डेंटाइन होता है ये दांतों का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है और इसका जो स्रावण है ओडोंटोब्लास्ट सेल करती हैं। ठीक है, अगर बात करें इनेमल की, इनेमल ये हमारे बॉडी का ना सिर्फ दांतों का बल्कि पूरे बॉडी का सबसे कठोर और मजबूत भाग है और इसको छोड़कर सभी जो है वो मीजोडर्मल वर्जिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गॉबलेट सेल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। गॉबलेट कोशिकाएं किसकी विशेषता हैं? तो जो गॉबलेट सेल हैं ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम ऑफ मैमल्स म्यूकस की विशेषताएं हैं, यानी स्तनधारियों के श्लेष्म की आंतों की उपकला की विशेषता है गॉबलेट सेल। यानी गॉबलेट सेल कहाँ पाई जाती है? तो ये इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये करती क्या है? तो ये बलगम यानी म्यूकस का स्राव करती है जो हमारे इंटेस्टाइन का एसिड से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, अपने आहार में खट्टे फल और टमाटर को नियमित रूप से शामिल करने से निम्नलिखित में से किस घटना को रोका जा सकता है? तो खट्टे फल और टमाटर जो होता है इससे हमें स्कर्वी रोग से छुटकारा पाया जाता है, क्योंकि खट्टे फल और टमाटर विटामिन सी में पाए जाते हैं और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों में सूजन आ जाना, दांतों से पस आना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है और विटामिन बी को थायमीन के नाम से कहा जाता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है जिसे निकोटिनामाइड कहते हैं और विटामिन डी की कमी से जिसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं
विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पेप्टाइड लिंकेज को तोड़ने में सक्षम नहीं है? तो टाइलिन एंजाइम जो है ये पेप्टाइड लिंकेज को तोड़ने में सक्षम नहीं है। यह एंजाइम पेप्टाइड लिंकेज को तोड़ने में सक्षम नहीं होता, यह लार में पाया जाता है। टाइलिन क्या करता है, तो ये मंड को शर्करा में बदलता है, यानी कि ये स्टार्च का पाचन करता है, प्रोटीन या पेप्टाइड का पाचन नहीं करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त शर्करा का समान स्तर से ऊपर बढ़ना जाना जाता है। तो रक्त शर्करा जब ऊपर यानी कि जब ब्लड शुगर ऊपर हो जाएगा सामान्य से ऊपर, तो इसी को हाइपरग्लाइसेमिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में रतौंधी किसकी कमी से होती है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है, जिसे रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्थैलेमिया दोनों रोग होता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी को थायमीन कहा जाता है और इसकी कमी से जो है बेरी रोग होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, इसकी कमी से एस्कर्विक रोग होता है। और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, इसकी कमी से रिकेट्स या फिर सूखा रोग होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है। इंसुलिन कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन पेनक्रियाज की जो बीटा कोशिकाएं हैं, यहाँ से इंसुलिन का स्रावण होता है। पेनक्रियाज में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, बीटा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्रावण करती हैं, अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन हार्मोन्स निकालती हैं और डेल्टा सेल कोशिकाएं जो हैं वो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स उत्पादित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडी ऑफ स्पिंचर किसके अंत में पाया जाता है? द स्पिंचर ऑफ ओडी इज फाउंड एट द एंड ऑफ, यानी कि ओडी ऑफ स्पिंचर जो है वो किसके एंड में पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट यानी कि पित्त वाहिनियाँ, पित्त वाहिनियाँ जो है इसके एंड में ओडी ऑफ स्पिंक्चर पाया जाता है। पित्त नली के अंत में ओडी का स्पिंक्चर पाया जाता है। पित्त जो है कहाँ से निकलता है? तो पित्त बनता यकृत में है और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, यानी पित्ताशय में। तो जो पित्त को जो यकृत से गॉल ब्लैडर तक लेने वाली जो नलिकाएं होती हैं जो लेकर आती हैं, इसी को पित्त वाहिनियाँ कहा जाता है और इसी के एंड में जो है ओडी ऑफ स्पिंक्चर पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेनक्रियाज सिक्रेटेड, पेनक्रियाज स्रावित करता है। पेनक्रियाज क्या स्रावित करता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था पेनक्रियाज की अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल होती हैं जो 3 प्रकार के हार्मोन्स निकालता है। बीटा सेल क्या निकालता है, अल्फा सेल क्या निकालता है और डेल्टा सेल क्या निकालता है? तो यहाँ पे सोमोस्टेटिन दिया है जो डेल्टा सेल के द्वारा निकलता है। बीटा सेल और अल्फा सेल क्या क्या निकालता है? अल्फा सेल इंसुलिन, बीटा सेल ग्लूकागॉन, इस तरह से जो है हार्मोन्स को स्रावित करता है। और यहाँ पे जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अल्फा ग्लूकागॉन और बीटा जो है इंसुलिन का स्रावण करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता है? तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो शरीर में स्टोरेज नहीं होते हैं, जिनमें विटामिन बी और सी आता है। वसा में घुलनशील विटामिन ये शरीर में स्टोरेज होते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में उपस्थित फैट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, इसको याद करने के लिए कीड़ा, एक ट्रिक है कीड़ा, इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जबकि विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और ये हमारे शरीर में जो है स्टोरेज नहीं होते हैं। तो ऑप्शन आपको मिल रहा है बी में विटामिन सी। ठीक, विटामिन सी को ही स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से जो होता है स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी किसमें प्राप्त होता है? नींबू, संतरा जैसे खट्टे फलों में विटामिन सी जो है वो प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, रेनिन इज एन एंजाइम व्हिच, रेनिन एक एंजाइम है जो क्या करता है? तो रेनिन जो है ये कैसिन को पैरा कैसिन में परिवर्तित करता है। कैसिन हमें दूध में मिलता है, बच्चों के दूध में जो कैसिन नामक प्रोटीन होता है इसको पैरा कैसिन में परिवर्तित करने का कार्य रेनिन करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रेनिन जो है ये बड़ों में नहीं पाया जाता, ये केवल बच्चों में पाया जाता है, यानी इन्फेंट्स में पाया जाता है, 0 से 3 साल तक के बच्चों में। ठीक, अगला क्वेश्चन, दांत का कौन सा भाग इनेमल से ढका होता है? तो दांत का जो क्राउन वाला भाग होता है जो सबसे ऊपरी होता है ये दांत है, इसका जो ये वाला भाग होता है ये इनेमल से ढका होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दांत के 3 पार्ट होते हैं, एक क्राउन, एक नेक और एक रूट। तो जो क्राउन वाला भाग होता है ये इनेमल से ढका होता है। इनेमल दांत को कवर करता है और यह सबसे मजबूत आवरण होता है, न सिर्फ दांत का बल्कि पूरे ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो यही इनेमल होता है।
क्वेश्चन लैक्टियल से संबंधित है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004-5 में आया, उसके बाद बिहार पीजीटी में आ गया। जब ये क्वेश्चन आया लोग कंफ्यूज हो गए लैक्टियल्स का कि ये लैक्टियल्स जो है ये लैक्टिक एसिड से संबंधित होगा, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ था। लेकिन इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन सी। इसका सही जवाब था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड, छोटी श्रृंखला वोशीय अम्ल का अवशोषण। अब देखिए ये जो है एग्जाम, ये जो है ना बिहार के 6 to 8 वाले में आया हुआ था। तो इस बुक से कोई भी एग्जाम जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती हो आपका नहीं बचेगा जहाँ से क्वेश्चन देखने को ना मिले। बस आपको कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना है और हमारा पीडीएफ लेके जो है टेलीग्राम से उसको भी पढ़ते रहना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेदांत के संकुचन से इसकी दीवारें छोटी थैली की एक श्रृंखला बनाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है। जो कॉलम में कंस्ट्रक्शन होता है उससे जो है इसकी दीवारें जो हैं एक स्मॉल पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसी को हॉर्स्ट्रा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसको क्या कहेंगे, हॉर्स्ट्रा कहेंगे, ठीक है। क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यून क्या है, तो क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यून आंत में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो इंटेस्टाइनल रस का स्रावण करता है। और जाइमोजन सेल जो होती हैं जिसे चीफ सेल के नाम से जाना जाता है, ये आमाशय यानी कि स्टमक के फंडिक वाले भाग में पाया जाता है। स्टमक को 4 भागों में बांटा गया, आप सभी को पता है, फंडिक, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। फंडिक ऊपर वाला, कार्डियक, फिर बॉडी, फिर पाइलोरिक। तो ये जो फंडिक वाला भाग है यहीं पे जाइमोजन सेल यानी चीफ सेल जो है यहीं पे पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो दृष्टि के लिए जो विटामिन आवश्यक है वो रेटिनॉल है यानी कि विटामिन ए। फॉलिक एसिड को विटामिन B9 या विटामिन B11 के नाम से जानते हैं। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 और नियासिन या निकोटिनामाइड विटामिन B3। विटामिन ए समान दृष्टि के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। फॉलिक एसिड आपने गर्भवती माताओं को देखा होगा कि उनको जो है फॉलिक एसिड ज़रूर दिया जाता है, ठीक है। ये बच्चों के डेवलपमेंट में जिम्मेदार होते हैं। से पूछ लिया जाए विटामिन ए का स्रोत क्या है, तो विटामिन ए जो है हमें कैरोटीन यानी कि गाजर वगैरह से बहुत अत्यधिक मात्रा में मिल जाता है। इसके साथ साथ आम, पपीता हो गया, इन सबसे विटामिन ए जो है बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, केमिकल नेचर ऑफ बाइल साल्ट इज, पित्त लवण का रासायनिक प्रकृति कैसी है। तो पित्त लवण जो है ये स्टेरॉयड होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पित्त लवण यानी बाइल साल्ट, इसकी रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है। पित्ताशय की थैली में मुक्त होने वाले पित्त में लगभग 92% जल, 6% बाइल सॉल्ट्स, 0.3% पित्तरंगा यानी जिसे बाइल पिगमेंट कहते हैं। बाइल पिगमेंट क्या है, बिलिरुबिन है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाइल पिगमेंट के नाम से किसे जानते हैं, तो बिलिरुबिन को जानते हैं। इसके साथ साथ पित्त अम्ल, लैसेथिन, कोलेस्ट्रॉल, वसीय अम्ल और अकार्बनिक आयन जैसे चीज़ें भी पित्त रस में पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जस्ट एज HCl इज टू पेप्सिनोजन सो इज, जैसे HCl में पेप्सिनोजन के लिए होता है वैसे क्या होता है। जैसे HCl पेप्सिनोजन पे कार्य करता है वैसे एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन पे कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एंटेरोकाइनेज अग्नाशय में पाया जाने वाला अग्नाशयी रस है जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है। बाकी HCl जो है ये जठर कोशिकाओं से स्रावित होती है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा पेप्सिन में सक्रिय हो जाती है। पेप्सिन क्या कार्य करता है, तो ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। इसी तरह एंटेरोकाइनेज भी एक एंजाइम है जो ग्रहणी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के रूप में सक्रिय रूप में परिवर्तित कर देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, तो ये भी प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेनिन पाया जाता है। हम सभी को पता है रेनिन स्टमक ऑफ इन्फेंट्स यानी छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये कैसीन को पैरा कैसिनेट में बदल देता है। रेनिन दूध प्रोटीन को पचाने वाला एक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन, अग्नाशयी रस के स्रावण को उत्तेजित करता है। गैस्ट्रोस्टेरॉन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन या फिर एंटेरोकाइनेज। सही जवाब ऑप्शन बी सिक्रेटिन। अग्नाशयी रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस को उत्तेजित करने वाला यानी स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन्स है वो सिक्रेटिन है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिक्रेटिन अग्नाशयी रस को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है। गैस्ट्रिन हार्मोन्स अमाशय की भित्ति से स्रावित होता है। एंटेरोगैस्ट्रॉन अमाशय में पहुंचकर जठर ग्रंथियों से HCl के स्रावण को उत्तेजित करता है। एंटेरोकाइनिन आंत की दीवारों को आंतीय रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिरोसिस रोग किससे अत्यधिक लेने के कारण होता है। कोकेन, निकोटीन, अल्कोहल या फिर अफीम। सही जवाब ऑप्शन सी अल्कोहल। सिरोसिस रोग एक ऐसी अवस्था है जिसमें लीवर अच्छी तरह से कार्य नहीं करता है। यह रोग आने से पहले कोई लक्षण नहीं दिखाता है।
रोगी व्यक्ति थका हुआ, कमजोर, चिड़चिड़ापन, पैरों में सूजन, बिच्छू की तरह रक्तवाहिनियां त्वचा पर दिखाई देती हैं। यह रोग प्रायः अधिक शराब यानी अल्कोहल पीने से होता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होने से भी होने से हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन कठोरतम ऊतक है? हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है? तो हम सभी को पता है कि हमारे पूरे बॉडी का सबसे कठोर टिश्यू एनिमल ऑफ टीथ है, यानी कि दंतवलक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर की अगर सबसे मजबूत हड्डी पूछ ले, अस्थि पूछ ले, तो वो जबड़ा हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे बात करें टेंडन की, तो जो टेंडन है ये क्या करता है? तो टेंडन जो है ये अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है, यानी ए से अस्थि और एम से मांसपेशी, टी से हो गया टेंडन। टेंडन जो है ये अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करता है। मैट इसका एक ट्रिक होता है, मैट। ठीक है, और बोन्स क्या है? ये आप सभी को पता है कि हड्डी मतलब जो हमारी हड्डियां हैं इन्हीं को बोन्स कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले बोन्स को बोन्स से जोड़ने के लिए क्या होता है? बोन्स को बोन्स से, तो बोन्स को बोन्स से यानी कि अस्थि को अस्थि से, ए से अस्थि इसको जोड़ने के लिए होता है लिगामेंट। ऑल से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बोन को बोन से लिगामेंट जोड़ता है और अस्थि को मांसपेशी से टेंडन जोड़ता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा होता है और सबसे कठोर ऊतक इनेमल होता है। अगला क्वेश्चन, पेट, जिगर और फेफड़ों के कैंसर को क्या कहते हैं? कैंसर ऑफ स्टमक, लीवर एंड लंग्स इज नोन एज सरकोमा, कर्कट रोग, ल्यूकेमिया या फिर माइलोमा। नवोदय विद्यालय पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन। सही जवाब ऑप्शन बी कर्कट रोग, यानी कि कर्किनोमा। कैंसर 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्किनोमा जो त्वचा कैंसर, स्तन कैंसर और आमाशय कैंसर, यकृत कैंसर, लंग्स कैंसर होता है। सरकोमा में क्या होता है? तो सरकोमा में जो है लिम्फ नोड का कैंसर, अस्थि कैंसर को सरकोमा कहते हैं। ल्यूकीमिया क्या होता है? इसमें WBC के कैंसर को ल्यूकीमिया कहा जाता है। इसमें वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रभावित होती हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब, बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कर्कट रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जठर ग्रंथियों की जैमोजन कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। तो जठर ग्रंथियों की यानी जैमोजन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस्ड पेप्सिनोजन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जठर ग्रंथियों की जठर रस को स्रावित करती हैं। प्रत्येक जठर ग्रंथियां 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। म्यूकस नेक सेल, पैरेंटल, म्यूकस नेक सेल क्या करती हैं? तो म्यूकस का स्रावण करती हैं। पैरेंटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल ये HCl और इंटेस्टिक फैक्टर को स्रावित करती हैं। चीफ या फिर जैवोजन सेल ये पेप्सिन को पेप्सिनोजन का स्रावण करती हैं, जिसे पेप्सिनोजन कहा जाता है। और एंटेरोकाइनिन जो होता है ये गैस्ट्रिक हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। यानी कि जठर ग्रंथियों में 4 प्रकार की सेल होती हैं। म्यूकस नेक सेल, पैरेंटल सेल, पैरेटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, चीफ सेल या जैमोजन सेल और एंटेरो इंडोक्राइन सेल। इन चारों का अलग अलग कार्य होता है, यहाँ पे दिया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जठर ग्रंथियों की जैमोजन कोशिकाएं स्रावित करती हैं। फिर वही क्वेश्चन, जठर ग्रंथियों की जैमोजन कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं? तो पेप्सिनोजन स्रावित करती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जठर ग्रंथियों की जैमोजन कोशिकाएं पेप्सिनोजन स्रावित करती हैं। पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदलता है, यह प्रोटीन पाचक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन, पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्राव विकर रहित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेशन एसोसिएटेड विद डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम। किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता? तो हम लोगों ने इसके पहले के भी वीडियो में देखा था। बाइल जो होता है ये वसा का पाचन तो करता है, लेकिन इसमें जो है एंजाइम नहीं पाया जाता है। बाइल का पीएच अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो 7.5 से 7.7 तक बाइल का पीएच होता है। पीएच के मामले में आप सभी को पता है 0 से लेके 14 तक पीएच स्केल होती है। इस पे 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है, 7 जल का होता है। इसके इधर जाएंगे आप तो आपको अम्लीय माध्यम मिलेगा, इसके इधर जाएंगे तो क्षारीय मिलेगा। यानी 7 से जैसे ही ऊपर मिलेंगे तो आपको क्षारीय मिल जाएगा, तो बाइल जो है एक क्षारीय है। ठीक है, वहीं पे आप लोगों ने देखा होगा HCl का पीएच 1.5 से लेके 3.5 तक होता है, तो ये कैसा है? अम्लीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है तब जब शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा कम होती है, रक्त शर्करा का स्तर अस्थायी हो जाता है, यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण होता है, या जब प्रोटीन का अंतःग्रहण अधिक होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लीवर एंड मसल्स इज कंप्लीट। तब हमारे शरीर में क्या होगा? वसा का निर्माण होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
हमारे शरीर में वसा का निर्माण तब होता है जब मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है या ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के संश्लित होता है। इस प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 17 साल से कम किशोरा अवस्था की बालिका के दांत सूत्र क्या हैं? तो एडल्ट का जो दंत सूत्र होता है वो 21-23 होता है, 21-23/21-23। और जो 17 साल से कम पूछा है यानी कि 18 वर्ष का नहीं हुआ है, तो 17 साल से जो कम होंगे ना उनका उसमें जो है विजडम टीथ नहीं पाया जाता है। विजडम टीथ जिसे आप अकल की दांत कहते हैं वो जो होता है नहीं पाया जाता, तो यानी कि ये 21-22/21-22 हो जाएगा। ये वाला जो है थर्ड मोलर जो है ये इसमें नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगर बच्चों का पूछ लिया जाए तो बच्चों का होता है 2102/2102, यानी कि उसमें प्री मोलर तो एक भी नहीं पाए जाते हैं, मोलर में भी थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। थर्ड मोलर ये जो है 23-24 की अवस्था में लगभग देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, इसका जो सही जवाब आप लोगों ने देख लिया। अगला क्वेश्चन, हाइपर कैल्सीमिया के दीर्घ अवधि प्रबंधन से यह शामिल नहीं है। बाईफास्फेट, हाइड्रेशन, कैल्सीटोनिन या फिर लूप ड्यूरिटिस। सही जवाब ऑप्शन सी कैल्सीटोनिन। हाइपर कैल्सीमिया के दीर्घ अवधि प्रबंधन में कैल्सीटोनिन जो है वो शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैल्सीटोनिन थायराइड के पैरा फॉलिकुलर कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन्स है। यह 32 अमीनो अम्ल का पॉलीपेप्टाइड है जो पीटीएच हार्मोन्स के विपरीत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक्स प्लेस बाय नाइट्रोजन साइकिल द्वारा, क्रेब्स साइकिल द्वारा, ग्लाइकोलिसिस द्वारा या फिर ऑर्निथिन चक्र द्वारा, आर्नोथिन साइकिल द्वारा। तो यकृत में यूरिया का जो संश्लेषण होता है वो ऑप्शन डी सही जवाब है, ऑर्निथिन चक्र द्वारा। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। यूरिया का निर्माण अक्सर जब हमसे पूछ लेता है तो हम लोग किडनी वगैरह मार करके चले आते हैं, लेकिन यूरिया का जो निर्माण है वो यकृत में होता है इसी ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण ऑर्निथिन चक्र द्वारा संपन्न होता है या किडनी से होता हुआ रक्तधारा में पहुंचता है और मूत्र के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। और क्रेब्स चक्र क्या है? तो क्रेब्स चक्र ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है। ठीक है, बाकी क्रेब्स चक्र जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इससे साइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोशिका द्वारा जल ग्रहण करने की प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि कोलाडी पदार्थ के संपर्क में आने पर प्लाज्मा झिल्ली कोशिका द्रव के अंदर की ओर धंसती चली जाती है। इस स्थान पर एक्टोप्लाज्म सिकुड़कर थैली सी बना लेती है। इस तरल पदार्थ इस थैली में भर जाता है। अब यह थैली विलगित होकर एंडोप्लाज्म में आ गिरती है और एक धानी का रूप ले लेती है। ये धानियाँ पिनोसाइट्स, अमाशय या पिनोसोम कहलाती हैं। कोलाडी पदार्थ को ग्रहण करने की यह विधि पिनोसाइटोसिस कहलाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लार हैज़ द एंजाइम, मतलब स्लाइबा हैज़ द एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन या रेनिन? सही जवाब ऑप्शन बी टाइलिन। लार में स्लाइबरी एमाइलेज टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेप्सिन जो है स्टमक में पाया जाता है, ट्रिप्सिन अग्नाशय में पाया जाता है और रेनिन जो है ये छोटे बच्चों में पाया जाता है, यानी इन्फेंट्स में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये करता क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन जो है वो करता है। ठीक है, यानी कि पॉलीसेक्राइड को ऑलिगोसेक्राइड में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन क्या है? तो ये हमारे स्टोमक में पाया जाता है। ये प्रोटीन को पेप्टोन तथा पेप्टिडोग्लाइकेन में बदलता है। रेनिन छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये भी प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ये कैसीन को पैरा कैसिनेट में बदल देता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या है? या काइम की एक विशेष प्रोटीन तथा पेप्टोन को विलेय अमीनो अम्ल में बदल देता है। सही जवाब ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन, लैक्टियल्स वाहिनियाँ कहाँ पाई जाती हैं? लैक्टियल्स वाहिनियाँ बिलाई में पाई जाती हैं। बिलाई कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है और यहीं पे लैक्टियल्स वाहिनियाँ पाई जाती हैं। लैक्टियल्स एक लिम्फेटिक कैपिलरी है। यह छोटी आंत में बिलाई में आहार संबंधित वसा का अवशोषण करती है, यानी फैट का पाचन करती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए उत्तरदायी है रोडाप्सिन हेतु, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए, पेलाग्रा के लिए या फिर सिरोसिस के लिए? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, लेकिन विटामिन ए में जब प्रोटीन मिल जाता है तो उससे रोडाप्सिन नामक बीमारी होती है। अब आप बताइए इसका सही जवाब क्या लगा है? तो यहाँ पे प्रोटीन का कहीं भी नाम नहीं दिया है, इसलिए रोडाप्सिन नहीं होगा। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। ठीक है, अगर दे देता कि विटामिन ए में प्रोटीन मिलने से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन ए प्लस प्रोटीन जब मिलता है तो रोडाप्सिन होता है, तब ऑप्शन इसका बिल्कुल आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी विटामिन ए रतौंधी के लिए जिम्मेदार है। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। यह हमें हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडों की जर्दी, जिगर, मछली के तेल आदि से, जिगर यानी लीवर आदि से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है इसमें ब्रूनर्स में, अग्नाशय में यानी पैनक्रियाज में, लीवर्स में या स्प्लीन में? कोलेस्ट्रॉल कहाँ संश्लेषित होता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये लीवर में संश्लेषित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा यकृत में हिपैरिन नामक मुख्य पदार्थ बनता है। स्तनधारियों के भ्रूण अवस्था में यकृत आरबीसी का भी निर्माण करता है। अगर पूछा जाए कि जब बेबी माँ के गर्भ में होता है, प्लेसेंटल एज जब होती है, एम्ब्रॉनिक एज जब होती है, तब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो वो यकृत में होता है, लीवर में होता है। लेकिन जब बेबी का बर्थ हो जाता है, बेबी बड़ा होता है, तब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और आरबीसी खत्म कहाँ होती है? आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? तो स्प्लीन को, यानी कि स्प्लीन की हिंदी क्या होती है? नाम ही नहीं याद आ रहा। स्प्लीन की हिंदी अगर आपको पता होगा तो बताइएगा कि उसी स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। अच्छा, यहाँ दिया है तिल्ली। तिल्ली तिल्ली को ही आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आरबीसी खत्म होकर वहीं पे स्टोर होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डीएनए संश्लेषण एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के या फिर फॉलिक एसिड? सही जवाब ऑप्शन डी, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जिसे अगर इसका फॉलिक एसिड किसे कहते हैं तो विटामिन 9 या विटामिन 11 को फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये डीएनए के संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गिल्सन्स स्पुट गिल्सन्स कैप्सूल आर फाउंड इन? गिल्सन्स कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं? तो गिल्सन्स कैप्सूल लीवर में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संरचनात्मक रूप से लीवर बहुत सी पालियों का बना होता है, जिसे गिल्सन्स कैप्सूल कहा जाता है। यानी कि जो लीवर दो भागों में बटा होता है, ये देखिए दो लोब में बटा होता है। यहाँ पे देखिए आपको ऐसे लीवर एक लोब में दिख रहा होगा, लेकिन लीवर जो होता है ये दो पाली में बटा होता है। इसी को गिल्सन्स कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आमाशय के आंतरिक भित्ति में अनुदैर्ध्य पेशीय बलन को क्या कहते हैं? द लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फोल्ड ऑफ इनर वॉल ऑफ द स्टमक आर कॉल्ड? तो उसी को रूजी कहा जाता है। रूजी, जब हम लोग भूखे रहते हैं, हमको भूख लगती है, तो हमारे स्टमक में ये रूजी नामक संरचना होती है, ऐसे यही खड़ी हो जाती है और यही हमारे पेट में चुभन होने लगती है। जब हम खाना खा लेते हैं तो ये बिल्कुल धंस जाती है, तो मतलब फ्लैट हो जाती है। नहीं तो जो हमारा पेट खाली रहता है ये कांटे की नुमा ऐसे नुकीली होकर खड़ी हो जाती है और इसी की वजह से हमारे पेटों में दर्द होता है, चुभन होता है। ठीक है, और यही जो अनुदैर्ध्य फोल्ड होता है इसी को रूजी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और जो उंगली नुमा संरचना इंटेस्टाइन में बनाते हैं उसे बिली कहते हैं, और जो उंगली नुमा संरचना स्टमक में बनाते हैं उसे रूजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सक्कस इंटेरिकस इज सिक्रेटेड बाय? सक्कस इंटेरिकस कहाँ से स्रावित होता है? तो सक्कस इंटेरिकस जो है क्रिप्स ऑफ लीवर कुंज से स्रावित होता है। क्रिप्स लीवर कुंज की दीवारों से स्रावित होता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस झिल्ली के ब्रूरन ग्लैंड तथा लीवर कुंज की प्रागुकाएँ होती हैं, यहाँ से स्रावित होता है। अगर इसका पीएच पूछ ले तो 8.3 इसका पीएच होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद कौन से हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज? सही जवाब ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। CHO ये कार्बोहाइड्रेट है, इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक के रूप में टूटता है। यानी कि कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, 1:2:1 के रूप में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन के को फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी को थायमीन, विटामिन बी1 को राइबोफ्लोमिन, विटामिन बी1 को थायमीन, 2 को राइबोफ्लोमिन, बी3 को नियासिन या निकोटिनामाइड, बी5 को पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन बी6 को क्या कहते हैं, विटामिन बी6 को पैरिडॉक्सिन, विटामिन बी9 को फॉलिक एसिड और बी12 को किस नाम से जाना जाता है, साइनोकोबालामिन। ठीक। अगला क्वेश्चन, सही क्या है, गिल्सन्स के कैप्सूल। गिल्सन्स के कैप्सूल क्या होते हैं, मेढक के जिगर में पाए जाते हैं, मेढक के अग्नाशय में पाए जाते हैं, अस्तनी के जिगर में पाए जाते हैं या फिर पेनक्रियाज ऑफ मैमल्स में पाए जाते हैं। तो गिल्सन्स के कैप्सूल जो है लीवर ऑफ मैमल्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, गिल्सन्स के कैप्सूल लीवर्स ऑफ मैमल्स में पाए जाते हैं। जीआई ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की भांति लीवर पर भी सेरोसस मसल्स होते हैं और यहीं पर जो है गिल्सन्स कैप्सूल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में ब्रूनर्स ग्लैंड पाए जाते हैं, ओशोफेगस, आमाशय, डियोडेनम या रेक्टम। सही जवाब ऑप्शन सी डियोडेनम। आहार नाल के स्मॉल इंटेस्टाइन के पहला भाग, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में बटा होता है, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो डियोडेनम जो होता है ये सी नुमा संरचना होता है, फिर जेजुनम होता है जो कम फॉइल्ड होता है, उसके बाद इलियम होता है जो ज़्यादा फॉइल्ड होता है। तो इसके डियोडेनम वाले भाग में ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डियोडेनम के लीवर कुन की दरारों के अलावा ब्रूनर्स ग्लैंड, डियोडेनल ग्लैंड्स भी पाया जाता है। ब्रूनर ग्लैंड को डियोडेनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, टाइमोक्रिप्सिन घटक है, टाइमोक्रिप्सिन किसका घटक है, तो ये पैनक्रियाटिक जूस का घटक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। काइमोट्रिप्सिन अग्नाशय रस का घटक है, अग्नाशयी रस में सोडियम कार्बोनेट एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इलास्टेज, लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज इत्यादि जो है वो पाए जाते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजन जो है, काइमोट्रिप्सोजन पे जब ट्रिप्सिन पड़ता है तो ये काइमोट्रिप्सिन बनाता है, यानी कि पाई काइमोट्रिप्सिन बनाता है और फिर अल्फा काइमोट्रिप्सिन बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है। सबसे बड़ी ग्रास नली उसी में पाई जाएगी जिसकी गर्दन सबसे ऊंची होगी। तो सबसे ऊंची गर्दन किसकी है, जिराफ की है। कितनी है, 3 मीटर, लगभग 3 मीटर। और इसी में जो है सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाएगी, यानी सबसे बड़ा ओसोफेगस जो है वो पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी12 की कमी, अच्छा, विटामिन बी12 की कमी से जो होता है वो होता है हानिकारक रक्त अल्पता, यानी कि प्रेनिशियस एनीमिया नामक रोग विटामिन बी12 की कमी से होता है। अगर चिल्कोलिसिस पूछा जाए तो बी2 की कमी से, जिसे राइबोफ्लोविन कहते हैं। बेरी विटामिन 1 जिसे थायमिन कहते हैं। और रक्त अल्पता विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। और स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इतनी बार मैंने विटामिन के साइंटिफिक नेम बता दिए और उनकी बीमारियां बता दी हैं कि अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना होगा तो वो चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। साथ ही अगर आप पीडीएफ लेके एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका छूट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोपियोनी बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। प्रोपोनी बैक्टीरिया से क्या प्राप्त होता है। सही जवाब ऑप्शन ए विटामिन बी12 यानी कि साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन ये रक्त का थक्का जमने के लिए अनिवार्य होता है। इसे जो है व्यापारिक स्तर पर प्रोपियोनी बैक्टीरिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। विटामिन बी12 स्यूडोमोनास जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। बी12 की कमी से एनीमिया यानी प्रेनिशियस यानी कि हानिकारक रक्त अल्पता जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन, एबनर्स ग्लैंडियाँ उपस्थित होती हैं। एबनर्स ग्लैंड आर लोकेटेड इन। एबनर्स ग्लैंड कहाँ होते हैं, तो एबनर्स ग्लैंड जो है वो टंग सरफेस पे मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह एक बहस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथि और इनर यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती हैं। एक ऐसी ग्लैंड भी है जिसे मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अगर आपको उसका नाम पता है कि कौन सी वो ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जब आपका आंसर आता है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए कवर कर पाते हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम पैराकैसिनेट का बनना किसका कार्य है। तो रेनिन कैसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कोरी साइकिल स्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन, कोरी चक्र किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मसल्स ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लाइकोजन के मध्य कोरी साइकिल जो है ये संबंध स्थापित करता है। कोरी चक्र पेशीय ग्लाइकोजन यानी कि मसल्स ग्लाइकोजन और यकृत ग्लूकोज यानी लीवर ग्लूकोज के मध्य जो है संबंध स्थापित करता है। कोरी चक्र को लैक्टिक अम्ल चक्र यानी लैक्टिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। कोरी चक्र के दो अंग शामिल होते हैं, एक पेशीय और एक यकृत यानी कि एक मसल्स और एक लीवर। कोरी चक्र की खोज कार्ल फर्डिनेंड कोरी ने किया था। ठीक है, यहाँ पे कोरी चक्र की जो है डायग्राम आपको दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन, भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले किसका उपयोग करता है? भूख लगने पर जब व्यक्ति को खाना नहीं मिलता है तो उसकी जो बॉडी है वो ग्लाइकोजन का यूज करती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले ग्लाइकोजन का यूज करता है। जीव में कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़कर ग्लाइकोजन बनाते हैं और ये ग्लाइकोजन जो होता है हमारी यकृत में जमा हो जाता है। और जब हमें भूख लगती है और हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अगर हम ग्लाइकोजन मतलब काफ़ी दिन तक भूखे रह गए और ग्लाइकोजन की मात्रा खत्म हो गई, समाप्त हो गई, तब किसका यूज करेंगे? तो फिर फैट्स का और उसके बाद प्रोटीन का और उसके बाद क्या होती है हमारी हड्डियाँ और हमारे मसल्स गलने लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भोजन के अवशोषण में किस आयन की आवश्यकता होती है? तो भोजन के अवशोषण में सोडियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सोडियम हमारे हार्ट बीट में भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, यानी कि हृदय को धड़कने में भी महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विटामिन वसा के साथ बनाए गए घोल से प्राप्त नहीं किया जा सकता? वसा के साथ तो यानी कि जो फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा, जो वसा में घुलनशील नहीं होगा, वो नहीं प्राप्त होगा। तो वसा में घुलनशील कौन सा नहीं होता है? विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील होते हैं, तो ये वसा के साथ बनाए गए घोल से हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रासायनिक रूप से एंटीबॉडी होता है लिपिड, प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है ये रासायनिक रूप से यानी केमिकली एंटीबॉडी होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रासायनिक रूप से एंटीबॉडी जो एंटीजन के खिलाफ बनती है प्रोटीन होती है, या 4 पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है, जिसमें 2 हैवी और 2 लाइट होते हैं जो डाइसल्फाइड बंध से जुड़े होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन इन स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन्स, अग्नाशय रस का उत्सर्जन किस हार्मोन्स का उद्दीपित किया जाता है? तो अग्नाशय रस जो है ये सिक्रेटिन और पैनक्रियोजामिन दोनों एंजाइम के द्वारा जो है उत्तेजित किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। गैस्ट्रिन के द्वारा गैस्ट्रिक रस यानी कि आमाशय रस यानी स्टमक रस को उत्तेजित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। गैस्ट्रिन किसको उत्तेजित करता है? HCl को। स्कर्वी किस रोग की कमी से होता है? तो स्कर्वी स्कॉर्बिक एसिड की कमी से यानी विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी, विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कीड़ा एक ट्रिक है, इससे भी याद कर सकते हैं, या फिर एड के याद कर लीजिए, एडेक। विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, इसकी कमी से बेरी। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहा जाता है, इसकी कमी से रतौंधी। विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, इसकी कमी से रिकेट्स। विटामिन के जिसे साइनोकोबालामिन कहा जाता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमना। और विटामिन ए ई जिसे टोकोफेरॉल कहा जाता है, इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव का दंतसूत्र क्या है? इसके पहले आपसे पूछा था कि 17 साल से कम उम्र के बच्चों का दंतसूत्र क्या है, तो हम लोगों ने देखा था 21/21, क्योंकि उसमें थर्ड मोलर जो है वो नहीं पाया जाता, वो नहीं पाया गया था। अब वयस्क मानव में ये थर्ड मोलर जो है वो हो जाएगा, यानी 2 की जगह 3 हो जाएगा, तो 21/23, जो आपको कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख, एक मिनट, ये नहीं 32 हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 21/23, और 21/22 ये 17 साल से कम उम्र तक के बच्चों का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अग्नाशय का अंत स्रावी भाग स्रावित होता है, द एंडोक्राइन प्रोटीन ऑफ पैनक्रियास सिक्रेशन। अग्नाशय
एक इसका अंतःस्रावी भाग होता है, एक बाह्यस्रावी भाग होता है। तो अग्नाशय से जो अंतःस्रावी भाग से जो स्रावित होता है उसे क्या कहते हैं? तो अग्नाशय के ये मिक्स ग्लैंड है, ठीक है। अभी मैंने आपसे होमवर्क के रूप में भी पूछा था, मैं आपको बताना तो नहीं चाह रही थी लेकिन क्वेश्चन आ गया तो एक्सप्लेन कर देती हूँ। अग्नाशय को ही मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही होता है। तो इसका जो अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन ग्लैंड होता है उससे इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है वो स्रावित होता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन अल्फा सेल बीटा सेल से स्रावित होते हैं। बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, और इसमें एक डेल्टा सेल होता है जिससे सोमैटोस्टेटिन स्रावित होता है। अग्नाशयी रस बाह्यस्रावी भाग से निकलता है, यानी कि जो इसका एक्सोक्राइन होता है वहाँ से अग्नाशयी रस निकलता है। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियों की कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl स्रावित करती हैं? क्या वो म्यूकस नेक सेल है, चीफ सेल है, ऑक्जेंटिक सेल है या स्लैबरी सेल है? तो जठर ग्रंथियों में पहली बात तो स्लैबरी सेल पाया नहीं जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल ही जो है वो म्यूकस का स्रावण करती हैं। इसे अम्लजन कोशिकाएं कहते हैं और यही म्यूकस नहीं, HCl का जो है वो स्रावण करती हैं। चीफ सेल की अगर बात करें तो ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का स्रावण करती हैं, और म्यूकस नेक सेल जो है ये म्यूकस का स्रावण करती हैं। जठर ग्रंथियों में 4 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव के स्वस्थ आमाशय तथा आंत के भीतर का पीएच कितना होता है? देखिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि पीएच से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया आपका राजस्थान PCS 2013 और PGT बायोलॉजी 2013 में कि पीएच कितना होता है। तो मानव के आमाशय का जो पीएच होता है वो 1.5 से लेके 3 तक होता है। तो 1.5 आपको केवल ऑप्शन ए में दिख रहा है, और उसके बाद आंत का जो पीएच होता है यहाँ पे जो दिया है वो 7.8 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ये किस तरह से आपको घुमाने का कार्य किया है, आमाशय का बाद में दे दिया और आंत का पहले दे दिया, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मानो आमाशय का जो पीएच होता है 1.5 से लेके 3.5 तक होता है, ठीक है। और आंत का जो पीएच होता है आंत का वो 7.8 के यानी 7.5 से लेके 7.8 तक होता है। अगला क्वेश्चन, लैंगरहंस दीपिकाओं की कौन सी कोशिकाएं गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित करती हैं? अब देखिए ये जो क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में, तब इसका जो है स्टार मार्क, यानी कि ये सबको इसका आंसर मिला था। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक हार्मोन्स का स्रावण लैंगरहंस दीपिकाओं में नहीं होता है, बल्कि जो हमारा आमाशय होता है, जो हमारा स्टमक होता है, उसकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकस से होता है। तो इसमें से कोई भी इसका सही जवाब नहीं था, इसका सही जवाब स्टार मार्क हो गया था, ठीक है। लैंगरहैंस कोशिकाएं हैं, ये 3 प्रकार की कोशिकाएं स्रावित, यहाँ से 3 प्रकार की कोशिकाएं निकलती हैं। एक अल्फा सेल जो ग्लूकागॉन का स्रावण करता है, बीटा सेल जो इंसुलिन का स्रावण करता है, और डेल्टा सेल ये सोमोस्टेटिन का स्रावण करता है। अगला क्वेश्चन, सुनहरा चावल किस विटामिन के लिए जिम्मेदार है, यानी सुनहरे चावल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? गोल्डन राइस में विटामिन ए मिलता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें बीटा कैरोटीन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, इसीलिए इससे जो है विटामिन ए प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं स्रावित करती हैं इलियम, इंटेस्टाइनल जूस इन इलियम, बाइल जूस इन ड्यूडेनम, HCl इन स्टमक या फिर इंसुलिन इन ड्यूडेनम। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं? सही जवाब ऑप्शन सी, HCl इन स्टमक। ऑक्जेंटिक सेल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण करती हैं आमाशय में, ठीक है। म्यूकस नेक सेल ये श्लेष्मा का स्रावण करती हैं। जैमोजन या पैप्टिक या चीफ सेल जो होती हैं ये पूर्व रेनिन और पेप्सिनोजन का स्रावण करती हैं, यानी पहले रेनिन का, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब पेप्सिनोजन का स्रावण कौन करती है? जाइमोजन या फिर पैप्टिक या फिर चीफ सेल, इसी को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्जेंटिक सेल, इसी को पैराइटल सेल के नाम से जाना जाता है। ये आमाशय में HCl का स्रावण करती हैं। विटामिन B12 के अवशोषण और हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में भी ये सहायक होती हैं। ऑक्जेंटिक सेल को पैराइटल सेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यसन मुक्त के लिए उत्तम साधन साबित हुआ? वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन प्रूव्ड अ गुड टूल फॉर डी एडिक्शन। विटामिन के, टेराटोजन, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन
सी, विटामिन सी। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, या जल में विलय होता है। जल में विलय 2 विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। मानव शरीर में इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ये खट्टे फलों से प्राप्त होता है। इस विटामिन का उपयोग व्यसन मुक्ति के उत्तम साधन के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसके संश्लेषण के लिए विटामिन ए आवश्यक है? तो विटामिन ए जो है ये विजुअल पर्पज के लिए आवश्यक है। विटामिन ए के साथ जब प्रोटीन मिलता है तो रोडॉप्सिन बनता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए किसके संश्लेषण का पूर्वगामी है? तो विटामिन ए किसके संश्लेषण का? रेटिनिन के संश्लेषण का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ए अत्यधिक असंतृप्त एल्कोहल है जो वसा में घुलनशील होता है। इसका प्रमुख स्रोत दूध, अंडा, मक्खन, जिगर यानी लीवर, मछली के तेल ये सब होते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में अंतःग्रहण के पश्चात इंसुलिन स्रावण का संभवतः उद्दीपन होता है। किसके द्वारा? कॉलीसिस्टोकाइनिन जिसे सीसीके कहते हैं, इसके द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन में अंतःग्रहण के पश्चात कॉलीसिस्टोकाइनिन के द्वारा उद्दीप होता है। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, पाचन के बिना भी किसे अवशोषित कर लिया जाता है? तो पाचन के बिना विटामिन को अवशोषित कर लिया जाता है। मिनरल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये पाचन प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन विटामिन का अवशोषण बिना पाचन के ही हो जाता है क्योंकि यह स्व उपापचयी होता है। ठीक है, यानी कि इसके पाचन में एंजाइमों की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसेक्राइड है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, यह रंगहीन है, सॉल्युबल है और क्रिस्टलीय है, यानी कि ये घुलनशील है। ठीक है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सदैव बराबर होने के कारण इसे फ्यूल सब्सटेंस कहा जाता है, और ब्लड इसे जो है ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है। यही ग्लूकोज जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें इंसुलिन की कमी हो जाती है और क्या होता है, डायबिटीज़ रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सहगमन तंत्र गतिमान होते हैं। आज सिम्प्रॉड सिस्टम मूव्ड, तो 2 विलय एकल दिशा में, यानी 2 सॉल्यूट यूनिडायरेक्शनली। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सहगमन तंत्र में 2 विलय एक दिशा में गतिमान होते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण मानव आंत की अस्तर में अमीनो एसिड का परिवहन माना जाता है। अगला क्वेश्चन, रतौंधी का कारक है। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, कॉर्निया या त्वचा की कोशिकाओं का सल्की होना, कुंठित वृद्धि आदि होता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत दूध, अंडा, जिगर, मछली। बार बार मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इतनी बार सुन चुके हो कि आप गलत करके नहीं आए। ठीक है, विटामिन बी को थायमिन के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से वेरी रोग होता है। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से रिकेट्स और साथ साथ ऑस्टियोमलेशिया 2 बीमारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में जो विटामिन नहीं पाया जाएगा वो विटामिन सी होगा, क्योंकि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? राइबोफ्लोविन, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोजाइम या फिर राइबोफ्लोविन। ये राइबो न्यूक्लियस है पहला। ठीक है, कौन सा एक एंजाइम नहीं है? सही जवाब ऑप्शन डी राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 है और इसकी कमी से चिल्कोलिसिस रोग होता है। अगर ये विटामिन है तो ये एंजाइम तो होगा नहीं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चिल्कोलिसिस क्या है? तो चिल्कोलिसिस एक प्रकार की बीमारी है जिसकी कमी से ओठों के किनारे फट जाते हैं, यानी विटामिन B2 की कमी से ओठों के किनारे जो फट जाते हैं और स्मृति यानी कि जो माइंड होता है वो भी कम होने लगता है। इसके अलावा थकान, गले में सूजन, आंखों की रोशनी का कम होना, मानसिक तनाव जैसी स्थिति भी विटामिन B2 की कमी से जो है वो उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, तो राइबोफ्लोविन जो है ये एक प्रकार का विटामिन है, एंजाइम नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स थे इसके पहले की वीडियो में कि मैंने आपको 50 क्वेश्चन तो करवाए, इसके साथ 25 क्वेश्चन और भी करवा दिए, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करवा दिए। अगर इसी तरह से आप लोग रिस्पांस करते रहे तो एग्ज़ाम तक हम लोग 1-2 वीडियो में मतलब अब अगला रिस्पायरेशन होगा तो उसको 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, मतलब सारे टॉपिक एग्ज़ाम तक कवर कर ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने के लिए हमें आपसे मोटिवेशन की ज़रूरत है। हमें मोटिवेशन कैसे मिलता है? तो आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से, आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें
हमें आपके द्वारा कोई भी चार्ज नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट करते हैं तो उसे देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग के लिए खींच पाते हैं। बाकी क्लासेस तो आपकी एज इट इज़ चलती रहेंगी, बस इतना होगा कि अगर हम मोटिवेट नहीं रहेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में अच्छा फीडबैक नहीं देंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस रहा तो क्वेश्चन ज़्यादा करके हम आपको, जैसे किसी का कमेंट आया था कि मैम एक दिन में 2 टॉपिक ख़त्म करिए, तो एक दिन में 2 टॉपिक ख़त्म करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको बॉटनी और जीएस जीके की भी क्लासेस देनी होती हैं, वो भी आपको उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये जूलॉजी की है। लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके लास्ट तक कोशिश करूँगी कि आपका सारा मतलब ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके लिए हमें आपसे मोटिवेशन की सख्त आवश्यकता है। बाकी डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या करेंगे, ठीक है। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जाते जाते आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। जिस तरह आपको बॉटनी में एक कंपाइल वीडियो मिल गया जिम्नोस्पर्म का, उसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक साथ सारा वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।